किसी का ऑडियो ऑन है? केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ देखिए, तो पिछले किसी का ऑडियो ऑन है, म्यूट कर लीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड, राइट? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड में एक तो हम लोग देख लिए B2H6 का, आप लोग को BeS2 का सोचने के लिए बोले थे, एग्री? तो BeS2 देखिए, इसमें है कि क्या वेदांत की, इसमें हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं रहता है, एक्सपेरिमेंट में जो दिखाता है उसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं? तो एक्चुअल में B2H6 में क्या था कि ऑलरेडी बोरॉन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन था, उसको 2 का ही रिक्वायरमेंट था, राइट? बट यहाँ पे इसके चारों तरफ तो सिर्फ अगर BeS2 का बात करेंगे तो इसके चारों तरफ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, एग्री? तो ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए 4 का रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर, वहां भी तो यही हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, राइट? तो यहाँ पे 2, तो अभी अगर इसके साथ अगर शेयर भी करता है तो 3 ही हुआ, राइट? तो ऐसे करेगा, ठीक? लेकिन इन दोनों पे इसका भी राइट रहेगा, अब इसका भी राइट रहेगा, तो नहीं था कि 2 इलेक्ट्रॉन से 3 का, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बन रहा है। जनरली 2 इलेक्ट्रॉन से एक ही बॉन्ड बनना चाहिए, कोवेलेंट, राइट? नेचुरली। तो फिर इसका कैसे फुलफिल होगा? तो इसका ऐसे फुलफिल होगा, इस तरीके से पॉलीमराइज होते हुए चला जाएगा। डाइमराइज होगा या पॉलीमराइज होगा? तो BeS2 पॉलीमराइज, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, राइट? एंड सो ऑन। बाकी तो समझ गए ना कैसे हो जाएगा? तो लिख लेना है BeS2 पॉलीमराइज and it is also example of electron deficient bond, 2 electron 3 center, 2 electron 3 center। डाइमराइज होने से काम नहीं चलेगा ना। पहला वाला बॉन्ड लाइक इसके साथ, हाँ देखिए कर सकते हैं, बट एक्चुअल में इसमें एक्सपेरिमेंट इज फाउंड दैट कि इसका डाइमर नहीं बनता, इसका पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब एक चेन चलते रहेगा, राइट? अब केमिस्ट्री में क्या है कि कुछ लिमिटेशन है कि जनरली ऑप्शन बहुत हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पढ़ते हैं, बट मैकेनिज्म नहीं पहले आता है, पहले प्रोडक्ट बन चुका है, उसी को करेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिज्म आता है। इसलिए इसमें यही याद रखिए, ठीक है? अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, Al2Cl6 मतलब कहने का सेंस ये है एल्युमिनियम क्लोराइड ऑल्सो डाइमराइज इन फॉर्म ऑफ Al2Cl6, ओके? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम इज 3, राइट?
तो इसके चारों तरफ अगर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो अभी भी इसके चारों तरफ कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, एग्री। ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि Al2Cl6 में जो बॉन्डिंग हो रहा है, इज इट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर का एग्जाम्पल नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पे बचा हुआ था ना, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर का ही एग्जाम्पल है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। वहां पे क्या कर रहे थे कि एक बॉन्ड बना हुआ था, उसी का इलेक्ट्रॉन का यूज करके दूसरी जगह दे रहे थे, राइट। बट यहाँ पे मेरा लोन पे ऑलरेडी इसके पास आइडियली रखा हुआ है, इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, तो इसका यहाँ से दे दिए, इसको यहाँ से दे दिए, राइट। इसलिए इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉन्ड, राइट। तो एक इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6, ओके। हो गया। अब लिखिए, तो ये था कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉन्ड का, ओके। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग में एक तो हम लोग देख लिए बैक बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉन्ड। बट मुझे लगा कि शायद इसका भी लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस कैटेगरी में आप इसको भी रख दें। बट दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। अब लिखिए, solubility of ionic compound। देखिए, आप लोग को वीडियो नजर आ रहा है ठीक से? solubility of ionic compound in water, ओके। तो एक्चुअल में आपको आगे चलकर थोड़ा सा मैं स्कूल के एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ाया था, याद है स्टूडेंट, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? निगेटिव। डेल्टा एस, वो भी डेल्टा एस इनवर्स, राइट। इस डेल्टा जी लेते हैं सिस्टम का, डेल्टा एस लेते हैं इनवर्स का, एग्री। आज फिजिक्स के ग्रुप में कुछ मैसेज किया हूँ, वेदांग देखे हैं? ओके, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से उसको पढ़ लीजिएगा और उसको अब मेरे अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर देना है मिशन जेईई मेन, ठीक है, इन एडवांस, और नीट। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलते रहेगा, जैसे आज तबीयत ठीक नहीं है, कल ठीक है, समथिंग, ये चलता रहेगा, फेज है प्रिपरेशन का। कभी बहुत प्रेशर हो जाएगा, उसको टॉलरेट करते हुए मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा। प्लस दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पिछला बैच मिस्टेक किया वो आप मत कीजिएगा। पिछले बैच में क्या हुआ कि बच्चे वीडियो के सोचते थे कि लाइव क्लास नहीं आते हैं, वीडियो देख लेंगे, वो इतना पीछे हो गए मुझसे कि मैंने सिलेबस दिसंबर लास्ट होते होते जनवरी 15 तक होते होते ख़त्म कर दिया, वो बहुत पीछे रह गए। मेरे साथ रहिएगा, ज़्यादा फास्ट रहिएगा, ओके। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी व्हाट? निगेटिव। यहां तक लिख लीजिए। और एक क्या है, ये तो जानते ही हैं,
क्या है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या था, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, राइट। इंट्रोपी है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एग्री। अब सब लोग यहाँ देखें, हम लोग किस कंपाउंड का बात कर रहे हैं, मोटा मोटी आयनिक कंपाउंड का बात कर रहे हैं, राइट। काइंड ऑफ सॉल्ट, ऐसे ही मान लीजिए काइंड ऑफ सॉल्ट लाइक NaCl का ही लेते हैं, ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि NaCl सॉलिड फेज में है, अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो NaCl सॉलिड फेज में है, तब उसमें रैंडम नेचर, और जब उसको वाटर में डाल देंगे किसमें पार्टिकल का रैंडमनेस ज़्यादा रहेगा, हियर एंड देयर जाने का। यहाँ इस ओके वेरी गुड, इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ डालते हैं तो इसका इंट्रोपी इंक्रीज होता है, राइट। अगर इसका इंट्रोपी S1 बोलते हैं और डालने के बाद अगर S2 बोलते हैं इसी का, तो S2 ग्रेटर देन S1, राइट। शाबाश। इसका मतलब डेल्टा S क्या रहेगा, पॉजिटिव। देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, सॉल्युटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आज इसको डेप्थ में समझ लेते हैं, ओके। इसका मतलब है कि सर इतना तो समझ में आ गया कि किसी भी आयनिक कंपाउंड या सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डेल्टा S पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, राइट। हाँ या ना, ओके। और टेम्परेचर इन केल्विन, निगेटिव होता नहीं है। इसका मतलब हाँ यस यस यस, इसका मतलब एक टर्म जिसको मैंने डॉटेड सर्किल किया सर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। यहां तक समझ में आ गया, ओके। इट मीन्स ये जो डेल्टा जी का टर्म है, डेल्टा H अब माइनस टी डेल्टा S। अब यहां देखिए ए टर्म तो ऑलवेज निगेटिव रहेगा फॉर आयनिक कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। व्हेन आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर, देन जो मैंने सर्किल कर दिया ऐसे लिखकर, ये तो ऑलवेज निगेटिव रहेगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव और उसके आगे में निगेटिव है, तो ऑलवेज क्या हो गया, ये बड़ा वाला सर्किल ऑलवेज निगेटिव, ओके। लेकिन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं और वो क्विकली डिजॉल्व होता है या नहीं होता है। देखते नहीं कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे इनो जानते हैं ना, तो वाटर में डालते हैं, देखते हैं कितना जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, झाग, राइट। और किसी चीज़ को है कि डाल दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुल ही नहीं रहा है, राइट। और सो टाइम देखते हो कि कोई ऐसा भी चीज़ है लाइक PbCl2, इसको रट्टा मार लेना है, PbCl2 इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट इट बिकम सॉल्युबल इन हॉट वाटर। जैसे कुछ जो चीज़ वाटर में नहीं घुलता तो गर्म करना स्टार्ट करते हैं, गर्म करते करते घुल जाता है, राइट। एग्री। तो एक्चुअल में है कि ए तो ऑलवेज निगेटिव है और डेल्टा जी, लेकिन क्या सॉलिडिटी के लिए सिर्फ इसका निगेटिव होना चाहिए या पूरा टर्म निगेटिव होना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियसली सॉल्युबल होने के लिए पूरा टर्म। अब सब कुछ आ गया इसके कोट में, नहीं, जो चीज़ ऑलवेज निगेटिव है तो वो तो निगेटिव है ही, लेकिन अब ये पूरा टर्म निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा H पे, राइट। तो अगर अब यहाँ पे समझ रहे हैं ना, अब अगर डेल्टा H निगेटिव, अगर डेल्टा H निगेटिव तो निगेटिव और निगेटिव बिकम्स निगेटिव, राइट। यस, मोर निगेटिव। इसका मतलब अगर डेल्टा H निगेटिव हो गया तो वो आयनिक कंपाउंड डैम्स और वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर डेल्टा H पॉजिटिव है देन यस, तो डेल्टा H पॉजिटिव है, तब देखना पड़ेगा कि डेल्टा H पॉजिटिव है तो डेल्टा G निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। एग्री, बातों को समझ रहे हैं। चलिए, तो अब ये देखना है कि डेल्टा H है क्या,
डेल्टा एच क्या है? तो सर सॉल्विटी का बात कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा एच हीट ऑफ सॉल्यूशन है। जो कि थर्मोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, उसको वहाँ पे पढ़ाएंगे, राइट। इसका मतलब डेल्टा एच ए है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मेटल क्लोराइड है MX, लाइक NaCl, NaBr समथिंग, कुछ भी, राइट। और ये सॉलिड फेज में है, एंड व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं व्हेन कोई भी कंपाउंड एक्सेस ऑफ वाटर में डिजॉल्व करते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में या एक्सेस ऑफ वाटर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए CuSO4, लाइम जानते हैं, लाइम, चूना, एकदम ड्राई लाइम, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिटकते रहिए, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। लेकिन फिर भी वो सॉलिड फेज में ही रहेगा, राइट। अनटिल अनलेस उसमें जब तक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं देते हैं। तो लाइक कॉपर सल्फेट अगर ड्राई है और उसमें बस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ही दिए हैं, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इसका होता है 1 मोल के लिए 5 मोल वाटर, राइट। तब भी इतना बनते हुए भी ये सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, ये पता है कि नहीं आप लोग को। तो इसको हम लोग हीट ऑफ, यहाँ से यहाँ तक जब एनर्जी रिलीज होगा उसको हीट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड, उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, राइट। इसका मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट एक्सेस ऑफ वाटर, एग्री। बट यहाँ पे हीट ऑफ सॉल्यूशन के लिए, इसका मतलब सॉल्विटी के लिए, हीट ऑफ सॉल्यूशन के लिए मतलब एक्सेस ऑफ वाटर लेना है, करेक्ट। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए MX, और यहाँ पे जब एक्सेस ऑफ वाटर लेंगे तो M प्लस एक्वस और X माइनस एक्वस। इसका मतलब M प्लस एक्वस का मतलब ये हुआ कि M प्लस के चारों तरफ क्या आ गया है, वाटर, राइट। और X माइनस के चारों तरफ भी क्या आ गया है, वाटर आ गया। यहां तक आइए। इस प्रोसेस में जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा इसको बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हीट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक हो गया। अब चीज़ों को समझिए। तो एक्चुअल में हीट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग इस तरीके से तोड़कर समझना चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई कंटेनर था जिसमें वाटर है, इसमें MX सॉलिड को हम लोग डिजॉल्व किए। तो एक्चुअल सिचुएशन इज दैट कि ये पहले इसको ऐसे इमेजिन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, इसको तोड़कर अलग करना है। तो पहले ऐसे इमेजिन कीजिए कि तोड़कर दोनों को अलग कर दिए। तो सर इसको तोड़कर इस फेज में लाने का प्रोसेस को तो हम लोग बोलते थे लैटिस एनर्जी, राइट। लैटिस एनर्जी का डिफिनेशन क्या था? लैटिस एनर्जी का डिफिनेशन था कि आइसोलेटेड कैटायन एंड अनायन व्हेन कंबाइंड टुगेदर या व्हेन केम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड कंबाइंड टुगेदर गिव्स 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो उसको भी लैटिस एनर्जी, या इसका उल्टा को भी तो लैटिस एनर्जी बोलते थे, सिर्फ डिफरेंस मैग्नीट्यूड सेम रहता था, साइन में डिफरेंस रहता था, राइट। तो एक्चुअली हीट ऑफ सॉल्यूशन को इस तरीके से इमेजिन किया गया है। हीट ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे इमेजिन किया जाता है कि पहले इसको तोड़कर गैसेस फेज में ले गए, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी आपको देना पड़ेगा, जिस एनर्जी का नाम क्या रहेगा, लैटिस एनर्जी, राइट। और तब यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर, हम लोग एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पे ऐसे सोचिए तोड़कर, एग्री। और यहाँ से यहाँ तक किस चीज़ों को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। बिकॉज M प्लस
कि चारों तरफ क्या आ जाएगा, वाटर। यहाँ पे क्या होगा सर, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, बोलना है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो किसी भी कटायन और अनायन को कोई भी सॉल्वेंट अगर डिजॉल्व करता है तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्वेशन, बट वही सॉल्वेंट अगर वाटर है तो बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, राइट। तो यस, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक आने के प्रोसेस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई मेरे पास लाइक NaCl सॉल्ट है, ओके, कौन सा सॉल्ट, NaCl। NaCl को वाटर में डिजॉल्व, NaCl को अगर वाटर में आप डिजॉल्व करते हैं तो Na प्लस एक्वस बनता है और Cl माइनस एक्वस बनता है, इतना तो समझ में आता है। लेकिन उसी में एक्चुअल में तो Na यहाँ पे मैं इसको Mx बोला, कोई अल्काली मेटल है, यह X माइनस मतलब Cl माइनस Br माइनस I माइनस कुछ रहा होगा, ये हो गया M प्लस एक्वस प्लस ये हो गया X माइनस एक्वस। तो यहाँ से यहाँ तक आने के प्रोसेस को बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। बट एक्चुअल में ये डायरेक्ट यहाँ पे कटायन और अनायन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कटायन और अनायन तो सॉलिड फेज में जुड़ा हुआ था। जिनका डाउट है वहाँ ना बोलिए, तभी आपको समझा पाऊंगा। कटायन और अनायन तो सॉलिड फेज में जुड़ा हुआ था ना, राइट। अब उसको जब वाटर में डाल रहे हैं तो उसको अलग होना पड़ेगा, खुद से अलग होगा या अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने का जो प्रोसेस था अलग करना पड़ेगा, राइट। अलग करने का प्रोसेस को ही तो हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते थे। किसी भी आयनिक कंपाउंड को सॉलिड फेज से गैसियस फेज में ले जाने के लिए, राइट। तो सर वाटर है तो कुछ देर के लिए सोचिए, कुछ देर के लिए सोचिए कि अगर वाटर नहीं होता और अलग करना रहता, फॉर मोमेंट ये सोचना है कि अगर वाटर नहीं होता, वाटर का एंट्री बाद में, ऐसे सोच लीजिए, वाटर नहीं होता और अगर अलग करना पड़ता, राइट। तो आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करते हैं उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम क्या रहता, हीट ऑफ लैटिस एनर्जी, राइट। हीट ऑफ लैटिस एनर्जी। और तब इसको पहले मैंने क्या किया, पहले तोड़ दिया, अलग किया, उसमें मैंने एनर्जी खर्च किया, मान लेते इसमें एनर्जी 100 जूल खर्च हुआ और तब उसमें वाटर डाल दिए। अब पता चला कि वाटर डालते ही मुझे 200 एनर्जी रिलीज हुआ, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 100 का प्रॉफिट हो गया, राइट। तो एक्चुअल में हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जी, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। यहां से यहां तक आने के प्रोसेस को, कहां से कहां तक, M प्लस गैसियस फेज एंड X माइनस गैसियस फेज में जब वाटर डिजॉल्व करते हैं तो यहां से यहां तक आने के प्रोसेस को बोलते हैं डेल्टा H हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, डेल्टा H हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जी, हीट ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ओके। इसके अंदर दो एनर्जी छुपा होता है, उसी को मैं तोड़कर समझाने का कोशिश किया, क्योंकि NaCl भाई, NaCl में Na प्लस और Cl माइनस सॉलिड फेज में जुड़ा हुआ है और जाकर वाटर में अलग हो गया तो अलग खुद से हो जाएगा या उसको अलग करने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ा होगा, राइट। तो एनर्जी कितना खर्च होगा, तो वो एनर्जी उसको अलग एकदम उस Na प्लस और, एक मिनट, हाँ 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 अभी ज्ञान, तो एक्चुअली NaCl में Na प्लस और Cl माइनस को बिल्कुल अलग कर देना है, अलग कर रहे हैं, राइट। तो अलग करने के लिए हाइपोथेटिकली तो इमेजिन करना पड़ेगा ना कि अच्छा अलग करता, अगर यहाँ पे वाटर नहीं होता और अलग करना रहता तो इतना ही तो खर्च होता, राइट। हाँ, ये तो पढ़ा चुका हूँ सब आज। लैटिस एनर्जी का दो डिफिनेशन भी दिया था, दो डिफिनेशन दिया था, राइट। यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तब रिलीज करेगा, ये बॉर्न हैबर साइकिल में पढ़ाया था, याद है। और यहाँ से यहाँ तक आएंगे देन देना पड़ेगा, राइट। ये कुछ ऐसा ही है, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, कि बॉन्ड एनर्जी का साइन क्या है, तो भाई बॉन्ड फॉर्मेशन निगेटिव रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो इस केस में क्या होना चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव,
केमिस्ट्री में कुछ भी सिस्टम कोई नजर देते हैं तो उसका साइन पॉजिटिव लेते हैं, राइट। चलिए, तो मुझे जो समझाना था मैं समझा दिया। इसका मतलब हीट ऑफ सॉल्यूशन किसी भी आयनिक कंपाउंड का इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जी, हीट ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, एग्री। तो यहाँ पे हम ये जो था वो क्या था, ये हीट ऑफ सॉल्यूशन था इस फार्मूला में, ठीक है। ये था हीट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस सॉल्यूशन समझ गए। मैं हंस रहा हूँ, बाहर में मोमेंटम जब फोर्स लगा रहा है उतना मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है। चलिए, हो गया ना। बट इसके बदले डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट, अब ले देकर सारा बात ए तो पॉजिटिव रहेगा, एग्री। और ए क्या रहेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज निगेटिव रहेगा क्योंकि इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। तो नहीं लगता कि सॉल्विटी के लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधे पे आके रह गया। ये तो है ही, राइट। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, एग्री, देन पक्का वो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा ही होगा। एग्री है या नहीं है? केस बना के देखते हैं, ठीक है। इतना डेप्थ में ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। डेल्टा एच लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड लेस देन डेल्टा एच हाइड्रेशन। इसका मतलब जैसे ही मैंने ये बात बोल दिया तो पूरा ब्रैकेट निगेटिव हो गया। कभी कभी आप लोग भी टाइम निकाल के यस हाँ या ना बोलिएगा, जो लोग नहीं बोलते हैं, नहीं तो मैं सपोज करूँगा कि सबको समझ में आ रहा है। तो अगर एक केस रहा तो इस केस में तो ये पूरा निगेटिव, अरे तो ऑलवेज निगेटिव, तो निगेटिव माइनस निगेटिव बिकम्स निगेटिव, राइट। इसका मतलब इस सिचुएशन के लिए ऑल आयनिक कंपाउंड डैम्स योर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज डेल्टा जी निगेटिव, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। हम लोग कौन सा प्रोसेस की बात कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी का बात कर रहे हैं, राइट। देख लीजिए, फॉर दिस केस साइन ऑफ डेल्टा जी निगेटिव, राइट। इट मीन्स द डैम से निगेटिव हो गया ना, इट मीन्स आयनिक कंपाउंड इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, एग्री। लेकिन अगर सिचुएशन अगर ऐसा रहा स्टूडेंट, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड के सेकेंड अगर लेते हैं, डेल्टा एच हाइड्रेशन के बराबर हो गया, तब भी तो डेल्टा जी का साइन निगेटिव रहेगा, राइट। ये अपना आपस में जीरो हो गया। लेकिन इसका सुन लेता कि फर्स्ट केस के रेस्पेक्ट में इसका सॉल्युबिलिटी थोड़ा कम रहेगा। आप बोल रहे हैं कि डेल्टा जी का साइन निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, तो भाई डेल्टा जी का साइन -20 और डेल्टा साइन जी का साइन -10, तो सर दोनों तो निगेटिव ही है, बट ये तो बड़ा निगेटिव है ना, राइट। निगेटिव होने से स्पॉन्टेनियस है तो बड़ा निगेटिव रहेगा तो ज़्यादा फास्ट रहेगा, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, राइट।
इसका मतलब इस केस में किस में सॉल्विटी ज़्यादा रहेगा? फर्स्ट केस में सॉल्विटी ज़्यादा रहेगा, राइट? दोनों में स्पॉन्टेनियस रहेगा। अब यहाँ देखिए थर्ड केस, लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड तब क्या कीजिएगा? इसका मतलब है कि सर इस केस में तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, राइट? पॉजिटिव हो गया, बट इसका पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, राइट? क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट? बट अभी ये टर्म तो नहीं, ये टर्म तो बचा हुआ है ना। अब इस केस में हम लोग को देखना पड़ेगा, इस केस में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? तो सर इस केस में ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। डेल्टा एच सॉल्यूशन के अंदर ये पूरा है, इसका डेल्टा एच एक और क्या है, डेल्टा एच ना, ये डेल्टा एच सॉल्यूशन है, राइट? इसके अंदर दोनों ऐड हुआ है, इसके अंदर दिस प्लस दिस है, दिस प्लस दिस, राइट? तो डेल्टा एच सॉल्यूशन का उस केस में मैग्नीट्यूड अगर टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से कम हो गया, ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब डेल्टा जी निगेटिव रहेगा, नहीं? देखिए तो मैंने सही लिखा, तब ये सॉल्युबल रहेगा, तब ये सॉल्युबल रहेगा, बट हाईली सॉल्युबल रहेगा या पार्शियल सॉल्युबल रहेगा? ठीक है सर, स्पॉन्टेनियस होगा लेकिन उतना फास्ट स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा, राइट? बट अगर इसका वैल्यू टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो गया, देन व्हाट? सर इस केस में तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, राइट? मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, एग्री? करेक्ट। तो यहाँ लिखिएगा, इट मीन्स गिवन आयनिक कंपाउंड फॉर दिस केस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वो जस्ट एक ऐसा केस होता है, ऐसा आयनिक में पढ़ाऊंगा आपको, सैचुरेशन पॉइंट, राइट? जस्ट वहाँ से प्रेसिपिटेट होना शुरू होता है। होता है डेल्टा जी जीरो होता है, ठीक है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो डेल्टा जी जीरो ही रहता है, राइट? एनीवे उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो डेल्टा जी का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बट इस यहाँ देखिए ना है, इस सिचुएशन में भी आपको सॉल्युबल बना देना है। ये पॉजिटिव है और फिर भी इसको निगेटिव बनाना है। आपके पास एक चीज़ बचा हुआ है, टेम्परेचर, राइट? ये पॉजिटिव है और एक इसका इनिशियली इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अब फिर आपको दिमाग में आएगा नहीं, इसको सॉल्युबल बनाना है, डेल्टा जी निगेटिव करना है। टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा, राइट? बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा कि दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, वो बिल्कुल ट्रांजिशन फेज रहेगा जहाँ पे इनसॉल्युबल से सॉल्युबल होने जा रहा है, राइट? और उसे थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। दिस इज द वजह सो मेनी कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट इट बिकम सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा दिए, राइट? समझ गए? तो ये पूरा स्टोरी था सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर का, एग्री? PbCl2 इस केस में पड़ेगा, दिस केस, तभी तो इनसॉल्युबल था, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट इट बिकम सॉल्युबल इन हॉट वाटर, राइट? इसका मतलब डैम से उसका डेल्टा एच सोल्यूशन का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एच से बड़ा रहा होगा, पॉजिटिव भी रहा होगा और बड़ा भी रहा होगा, राइट?
अब देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना तो एग्ज़ाम में करके आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, एग्ज़ाम में फास्ट रहना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ आपको शॉर्टकट एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ देखिए, लिखिए तो ये शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक नहीं, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन जो जितना भी मैंने बात पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन है। देखिए क्या बोला गया है, कटायन, एक मिनट, कटायन और आनायन के बीच में अगर डिफरेंस साइज का इंक्रीज होता है तो सॉल्युटी इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। एग्री? इंक्रीज द डिफरेंस ऑफ व्हाट? रेडियस ऑफ कटायन एंड आनायन। यहाँ देखिए LiF से Li ब्लर हो गया है, LiF से Lii, राइट? मतलब LiF, LiCl, LiBr, Lii। व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी इन चारों के बीच में? तो लिथियम तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे है ना, ऊपर में, और उसके जस्ट सामने फ्लोरीन है। एग्री? अब फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो नहीं लगता कि डिफरेंस बढ़ रहा है साइज का? और इस शॉर्टकट ट्रिक में क्या बोला हूँ? डिफरेंस इंक्रीजेस, सॉल्युटी इंक्रीजेस। ठीक है, बाद में ये भी बता देंगे कि इस सिचुएशन में एक्चुअली में अब यहाँ पे सॉल्युटी के लिए क्या डेल्टा एस कंट्रोलिंग फैक्टर था या लैटिस एनर्जी और हीट ऑफ हाइड्रोजन के हाथ में था, चला गया था? बातें टी डेल्टा एस तो ऑलवेज निगेटिव ही था, राइट? इसका मतलब सब कुछ किसके हाथ में चला गया था? लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इसमें एक्चुअली इस जो सिचुएशन कर रहे हैं तो इसमें कौन सा फैक्टर लैटिस एनर्जी डोमिनेंट है या हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट है वो लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा, बट पहले शॉर्टकट ट्रिक से आंसर निकाल लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्युटी का ऑर्डर क्या रहेगा? LiF, LiCl, LiBr, LiI में सॉल्युटी का ऑर्डर यहाँ के बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा ना, तो डिफरेंस इंक्रीजेस। किसका डिफरेंस? कटायन और अनायन का, तो सॉल्युटी इंक्रीजेस। NaF, NaCl, NaBr, NaI, बताइए, थोड़ा मोटा मोटी गेस कीजिए तो। आपको नहीं लगता कि Na प्लस, यहाँ पे तो मैं न्यूट्रल दिखा रहा हूँ ना, बट एक्चुअली सिचुएशन तो ये है ना, Na प्लस मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस 10 इलेक्ट्रॉन। Na प्लस और F माइनस में किसका साइज बड़ा? अभी ज्ञान अकॉर्डिंग टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे काम चलेगा रोशन कुमार? Na प्लस और F माइनस में F माइनस का साइज बड़ा है, राइट? ये पढ़े थे आज से 1 साल पहले, नहीं?
क्वेश्चन मैंने ये बोला कि Na प्लस और F माइनस में किसका साइज बड़ा, क्यों सर? ऐसा हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पढ़े थे कि वेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, राइट? ठीक है ना? तो F माइनस का ही साइज बड़ा है तो Cl माइनस को तो और भी बड़ा रहेगा। बट इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो साइज कम हो रहा है, साइज कटायन और आयन के बीच का डिफरेंस छोटा बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्टकट ट्रिक डिफरेंस इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। एग्री? ये तो कितना बढ़िया तो एक शॉर्टकट ट्रिक दिए हैं। क्या समस्या है आप लोग को? हो गया ना? नहीं, सिर्फ सॉल्युबिलिटी का बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी का मतलब मैग्नीट्यूड एक कुछ भी कटाए उस मॉडुलस ले लीजिएगा, RC माइनस RA, ओके, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना? एक क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, अभी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे फिर से दोबारा कि सर यहाँ पे कौन सा फैक्टर देख रहे हैं, क्या सॉल्युबिलिटी होगा। जब तक बोर्ड पे टीचर पढ़ाते रहते हैं तब तक हर क्वेश्चन सामान नॉर्मल क्वेश्चन होता है, वो एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा तब उसका महत्व इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं, LiF से CSF, एक कौन बताएंगे? व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी? इसमें किसको वैरी कर रहे हैं सर? आपने फ्लोरीन को तो F माइनस तो कांस्टेंट कर दिया, राइट? लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम प्लस, राइट? तो सर यहाँ भी तो ठीक है, मोटा मोटी यहाँ से ऊपर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो डिफरेंस कम ही हो रहा है, राइट? सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो यहाँ पे ही है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो LiF लेस देन NaF लेस देन, बोलते रहिए, KF लेस देन RBF लेस देन CSF। हाँ, हाँ, अब इस चीज़ को थोड़ा, हाँ देखिए, इस चीज़ को मैं एक्चुअली यहाँ पे साइलेंट रखना चाह रहा था, आप समझे? मैंने एक पार्टिकुलर पॉइंट को पकड़ा है कि सर इसके बीच में नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस कम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, राइट? बट एक्चुअल में LiF में लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। LiF में लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो उस फैक्टर की वजह से इसका सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाता है, ओके? बट इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा साइलेंट रखना चाह रहा था। अगर आप अभी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ऐसे नहीं भी लिखने से प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पे आएगा ही ये बात। इसको हम लोग अंडर द हेडिंग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोराइड, प्योर इनऑर्गेनिक में ये आ जाएगा, ये बहुत जगह आएगा, ठीक है? उसमें जितना भी क्लोराइड रहता है, यहाँ एक मिनट, अल्कली मेटल का जितना भी क्लोराइड रहेगा, अल्कली मेटल का कितना क्लोराइड रहेगा? लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, 5, ट्रांसियम का हटा दीजिए, तो कितना रहेगा? एक इनका क्वेश्चन था, मैं अभी बोल ही देता हूँ। नीलांजन, कितना क्लोराइड अल्कली मेटल का कितना क्लोराइड होगा? बोलिए 20। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, राइट? सबका 4-4 रहेगा ना? इधर 4 इधर 5, राइट? तो अल्कली मेटल का 20 क्लोराइड रहेगा, कितना हाइलाइट रहेगा? अल्कली मेटल का 20 हाइलाइट रहेगा, राइट?
उस 20 में से 17 सॉल्युबल रहता है, 3 इनसॉल्युबल रहता है, एग्री, उसमें एक LiF भी रहेगा, करेक्ट। मतलब ये मेरा रटा हुआ है, आपको भी बाद में रटवा देंगे, ठीक है। चलिए, CSF, CSCl, CSBr एंड CSI में सॉल्यूटिक ऑर्डर क्या होगा? तो सर अब सीजियम प्लस यहाँ रहेगा, राइट। अब मोटा मोटी के सामने आयोडीन रहेगा, राइट। तो अब सबसे बड़ा डिफरेंस साइज का यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट, नहीं। और जैसे से यहाँ आता रहेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब सॉल्यूटिक ऑर्डर क्या रहेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, एग्री। मतलब इस केस में सर इस ट्रिक को लगाने के लिए मोटा मोटी हम लोग को पीरियोडिक टेबल का थोड़ा नॉलेज रहना पड़ेगा, कौन कहाँ पे है, तब हम लोग गेस कर सकते हैं, नहीं। लिख लीजिए, BeOH होल 2, MgOH होल 2, CaOH होल 2, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ना, और सबसे लास्ट में बेरियम। इसका तो बताए भी होंगे, इसको बोलते हैं ब्राइटा वाटर, राइट। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसको कौन सा वाटर, यस। यहाँ से यहाँ तक बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन का ऑर्डर बताना है। बेसिक कैरेक्टर तभी बताएंगे ना जब सॉल्यूटिव होगा, मोर सॉल्युबल रहेगा तो आयन में ज़्यादा डिसोसिएट करेगा, राइट। तो सॉल्यूट इन वाटर का ऑर्डर, तो एक मिनट, तो वो ऑक्सीजन को या OH माइनस को स्मॉल अनायन में काउंट करते हैं, ये नोट करके कहीं पे लिख लेना है। किसको, O2 माइनस और OH माइनस, O2 माइनस या OH माइनस बिहेव लाइक बिगर अनायन या वेरी स्मॉल अनायन, लिख लीजिए, बिहेव लाइक वेरी स्मॉल अनायन, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, एग्री। इसका मतलब ओ ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव या OH माइनस, इसको मोटा मोटी सेकेंड पीरियड के सामने रखिए। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, राइट। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आने से उसका ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आता है, OH माइनस बनता है, पर उसको साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक उस सेकेंड पीरियड में है, उसके सामने बेरिलियम है, नीचे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है। आपको नहीं था कि साइज इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया है, देखिए तो। इसका मतलब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम सॉल्युट इन वाटर इंक्रीजेस, और सॉल्युट इन वाटर इंक्रीजेस का इसका मतलब है कि उसमें BA2 प्लस और OH माइनस सोल्यूशन में ज़्यादा मिलेगा, और OH माइनस ज़्यादा मिलेगा मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एग्री। तो नीचे लिख लीजिए, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम सॉल्युट इंक्रीजेज एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम solubility increases as well as basic character also increases। हो गया। चलिए, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड में बेसिक कैरेक्टर एज वेल एज सॉल्युबिलिटी। सेम सिचुएशन नहीं, लिख लीजिए, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वेल एज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। What about sulfate of alkaline earth metal? एक इनका आंसर है डिक्रीजेस। देखिए स्टूडेंट, सल्फेट आयन में एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलाकर ये मोटा मोटी बहुत बड़ा आयन बन गया है। छोटा आयन एक ग्रुप ऑफ एटम हो गया ना। ये सल्फर को देख रहे हैं या ये सल्फर और ऑक्सीजन सबको मिलाकर देख रहे हैं? यहाँ पे अनायन का रेडियस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अनायन का रेडियस का मतलब SO4 2 माइनस सबको एक स्फीयर मान लीजिए, राइट। यहाँ पे कोई एक ऑक्सीजन नहीं है कि एक ऑक्सीजन, पूरा ग्रुप ऑफ एटम का मिलाकर पूरा कंबाइंड वे में, एग्री। तो इस ग्रुप ऑफ एटम को मिलाकर इसका एक बल्कि साइज का हो गया, करेक्ट। इसका मतलब इस स्फीयर को अगर साइज के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे सजाना चाहेंगे, क्योंकि किसका कटायन और अनायन का रेडियस, तो अनायन में यहाँ पे सल्फर या सल्फर ऑक्सीजन सबको मिलाकर एक स्फीयर। तो ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, एक कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम है, और अगर ये बेरियम 2+ है, तो भाई इससे भी बड़ा साइज इसका नजर आएगा, SO4 2- का। ओके, इसका मतलब है कि जब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसमें दिखेगा और सबसे कम डिफरेंस इसमें दिखेगा, राइट। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका रहेगा? अरे बेरियम सल्फेट, ये पक्का फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पे आपको बहुत हेल्प करेगा। बेरियम सल्फेट 100% प्रिसिपिटेट आउट, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो लिख लीजिए। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? डिक्रीजेज इन वाटर। इसको देखिए, आप खुद सोचिए, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन आ गया, राइट। तो एक ग्रुप ऑफ आयन हो गया। मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, घबराइए नहीं कि सर किसको बड़ा किसको छोटा मानेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, कैटेगराइज कर देंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ओके, अच्छा, आप लोग को फजल रूल तो पढ़ा दिया गया है स्टूडेंट? यहाँ देखिए, H- OH- या O2-, इन सबको स्मॉल अनायन मानना है। क्या मानना है? अब फॉर एग्जाम्पल SO4 2-,
ClO3 माइनस या ClO4 माइनस इस टाइप या CO3 माइनस, जहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स एक साथ आ गया तो उसको स्मॉल मानेंगे या बिगर मानेंगे? यस, तो इन सब को बिगर अनायन मानना है। ओके, या इवन नाइट्रेट NO3 माइनस। अब इसमें तो शॉर्टकट ट्रिक है एक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि शॉर्टकट ट्रिक में तो ठीक है, बट उसमें अगर आपको सॉल्विटी पूछा गया ऑर्डर तो आप बच के निकल जाएगा। बट अगर ये बात पूछ लिया गया कि इस प्रॉब्लम में क्योंकि सॉल्विटी ज़्यादा होगा या कम होगा, एक कंट्रोल कर रहा था लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, राइट? तो उसमें पूछा जाए कौन सा फैक्टर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन में कौन सा सिग्निफिकेंट है इस ऑर्डर को देने में, राइट? ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विच फैक्टर। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए, जहाँ पे रेडियस ऑफ अनायन ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ कटायन है, रेडियस ऑफ अनायन ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ कटायन, देन लैटिस एनर्जी फैक्टर बिकम्स सिग्निफिकेंट, then lattice energy factor becomes significant। यहाँ देखना है जब कटायन और अनायन का रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा तो कौन सा फैक्टर के अकॉर्डिंग आंसर हम लोग देते हैं, जो शॉर्टकट ट्रिक है भूल जाइए। तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट रहेगा? लैटिस एनर्जी फैक्टर बिकम सिग्निफिकेंट और अगर रेडियस ऑफ अनायन ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कटायन, तो इस सिचुएशन के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। फॉर दिस केस देखिए, इस केस में कौन सा लैटिस एनर्जी मेन मेजर फैक्टर होता है सॉल्विटी के लिए, इस केस में हीट ऑफ हाइड्रेशन रहेगा मेजर फैक्टर। ओके, और इतना डेप्थ में अगर पूछा जाएगा तब, अदरवाइज तो सिर्फ सॉल्विटी का ऑर्डर पूछा जाएगा तो इतना से काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कवर कर लिए कौन सा केमिकल बॉन्डिंग। मैं लीव कर रहा हूँ, आप लोग लीव मतलब आप लोग भी लीव करके कुछ भेजे हैं, याद है? उसको बैठकर वहाँ के बाद वो लास्ट लेक्चर वही था, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ओके सॉरी शुभांकर, तो बैठ के सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। और जो लोग ड्रॉ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट रेडॉक्स क्लास में फिर स्ट्रक्चर नहीं पूछना है, क्योंकि इंडिविजुअल ऑक्सीजन नंबर पर आ रहा है, राइट? हाँ, जितना दिया सबको लिख लीजिए, लिखिए मत, समझ के लिखिएगा। यहाँ पे ही लिख लीजिए ना, एक ही बात है, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे वहाँ एक, दोनों में कहीं भी लिख लीजिएगा ना तो काम चल जाएगा, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं। रेडॉक्स में लिखते हैं तो और भी बढ़िया है, राइट?